हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जीएस पॉइंटर सीरीज है चलाई जा रही है, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ, एआरओ और भी वनडे एग्ज़ाम और अदर स्टेट पीसीएस के लिए यह जीएस पॉइंटर सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसके अंतर्गत आता है, अभी तक हमने सामान्य अध्ययन में पहला टॉपिक यानी कि भारतीय इतिहास को कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, जिसमें अभी तक इसके हमने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मतलब 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा पार्ट है वह 4th नंबर का पार्ट है। इसके अंतर्गत कवर करेंगे और भी टॉपिक को। चलिए तो जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। अभी तक कुल जितने भी पार्ट कंप्लीट किए गए उसमें भारत की संवैधानिक विकास, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद, अनुसूचियां, उद्देशिका, शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, वरीयता क्रम ये तो कल ही कंप्लीट किया पार्ट 3 के अंतर्गत, जिसमें संसद फर्स्ट में लोकसभा, सेकंड में राज्यसभा, थर्ड के अंतर्गत आपकी कार्य संचालन एवं विधायी शक्तियां, संसदीय समितियां, संसदीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय तक हमने अभी तक कंप्लीट किया। आज का जो हमारा पार्ट है उसके अंतर्गत हम कंप्लीट करेंगे राज्यपाल, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, वित्त आयोग, योजना आयोग, लोकपाल एवं महत्वपूर्ण आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान, योजना आयोग, राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, फिर राजभाषा, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध और प्रश्न से संबंधित जो विविध रहेंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत पार्ट 4 के अंतर्गत पार्ट फाइनल पार्ट भी रहेगा, जो कि पॉलिटी के सभी टॉपिक को कवर करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि राज्यपाल का है। इसके अंतर्गत शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इसके संदर्भ में आता है। फिर आता है आपका कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वह राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वह अनुच्छेद 155 आता है। इसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहे हैं? राधाकृष्ण माथुर। वर्तमान में लद्दाख लेफ्टिनेंट के गवर्नर कौन रहे हैं? बीडी मिश्रा, 19 फरवरी 2023 से। भारत में एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन है, पहला कि उनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए और दूसरा आता है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर आता है संविधान के अनुच्छेद जो कि भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करते हैं, वह अनुच्छेद 157 आता है। राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन दिया गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत दी गई है। अब आता है कि राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है, पहला कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तीसरा, सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। चौथा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहता है। फिर आता है कि इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इसके संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। अब आता है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अभी कथित नहीं की गई है। राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय को कोई दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।
यह दूसरा आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियाँ और उसके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अब आता है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उस राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करता है। अब आता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। पहली आती है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है। इसके संदर्भ में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। अब आता है राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसके संदर्भ में आता है पहला कि विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का कहने के लिए होता है। दूसरा आता है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। चौथा विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए आता है। अब आता है कि राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेद में से राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अधीन किसी विधेयक को संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित की, किंतु राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा। उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया जाएगा तो वह राज्यपाल को अनुमति देता है और वह अधिनियम अविधिमान नहीं होगा। अब आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 आता है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक होता है राज्य की विधायिका द्वारा। अब आता है आपका कि राज्यपालों के संदर्भ में सत्य कथन दिए गए हैं। पहला आता है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। दूसरा आता है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। तीसरा होता है कि उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। चौथा आता है कि उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। अब आता है कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर उसके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उसे राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत कथन और कारण है, जिसमें कथन आपका गलत है और कारण आपका सही है। अब और भी सत्य कथन दिए गए हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। दूसरा आता है कि कोई भी न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। और तीसरा आता है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी। अब आता है राज्य के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, उसके संदर्भ में कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से राज्य की संचित निधि से संबंधित होता है। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद बने रहते हैं राज्यपाल में। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। फिर आता है कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू रहीं। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में प्रकाश गुप्ता, राम नरेश गुप्ता यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कौन है? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। फिर आता है आपका कि मध्य प्रदेश के राज्यपालों में HB पाटस्कर, निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा, KC रेड्डी में से कौन भारत के संविधान के सदस्य नहीं रहे हैं? तो वह निरंजन नाथ बांचू रहे हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक थे। वह जनजातीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन रहे हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तथस्थ व्यक्ति भी होना चाहिए जिन्हें गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उनके हाल में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। तो वह सरकारी आयोग था 1983 के अंतर्गत। अब आता है आपका राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। यहाँ पर राज्यपाल का टॉपिक फिनिश होता है। अब जानते हैं कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में आता है पहला कि मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही दिए गए हैं।
पहला कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, दूसरा वह विधानसभा में बहुमत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और तीसरा उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अब आता है और कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। अब आता है कि भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में सही कथन है। पहला कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। अब आता है कि इस विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया जाता है वह विधान परिषद में पड़ा रहता है, वह 3 माह से अधिक तक का नहीं होता है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक रोक सकती है? 4 माह तक, जिसमें प्रथम बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह होता है। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है अनुच्छेद 171 के अतिरिक्त विधानसभा की संरचना के संदर्भ में। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित विधि है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित और संसद से पारित विधि द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समाप्ति की जाती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। फिर आता है कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में सही कथन है। केंद्र सरकार द्वारा कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है, वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। इसमें नोट दिया गया है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। अब आता है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपालों मनोनीत किए जाते हैं कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य। फिर आता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्य, शिक्षक व स्नातक, उद्योगपति में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं वह उद्योगपति होते हैं। इसके भाग नहीं लिया जाता है परंतु समाप्त किया जा सकता है वह राज्य विधान परिषदों को। यहाँ अब तक विधान परिषदें नहीं, यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 उनके लिए उपबंध करता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्य विधान परिषद के विषय में सही है कि यह एक स्थायी सदन है, इसे यह भंग नहीं किया जाता है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आता है जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, वह लद्दाख है। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में कम से कम 60 सदस्य नहीं होंगे, जिसमें गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुदुचेरी आता है। फिर आता है सही कथन दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा में किसी स्थान पर भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। अब आता है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं वह 500 होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। सुमेलित दिया गया है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या के संदर्भ में गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, उत्तर प्रदेश में 403 है। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, वो भी 403 है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश में। राज्य के विधानमंडल में किसी सदस्य के निर्भरता या दलबदल के अतिरिक्त संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता होती है राज्यपाल के पास। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है 25 वर्ष की। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना हो तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह इस पद पर बना रहता है। अब आता है कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देता है। सुमेलित किया गया है कि राज्यों में विधानसभा का गठन अनुच्छेद 168 में। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 178 के तहत, सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195 में, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 के अंतर्गत आती है। अब आता है राज्य की विधानसभा में सत्रावसान का आदेश दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। पहला, कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। फिर आता है मध्य प्रदेश विधानसभा में सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहते हैं रामकिशोर शुक्ल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम दिया गया है कि पहले नंबर पर शपथ एवं प्रतिज्ञान होता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, फिर मंत्रियों का परिचय किया जाता है, फिर निधन संबंधी उल्लेख दिया जाता है। राज्य मंत्री विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणापूर्ति के संदर्भ में सत्य है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया या कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण, गृह, शिक्षा, वित्त, मैसेजेस विभाग के प्राकलन या प्राकलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है, वह गृह विभाग है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। अब आता है राज्य विधानसभा में निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक में के संबंध में सही है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 12। फिर आता है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। इसके बाद आता है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। अब इसमें कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है, और कारण कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इसमें कथन और कारण सही है, कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। अब आता है किस राज्य के मुख्यमंत्री के संबंधित कथन सही है। पहला आता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा आता है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और तीसरा आता है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अब आता है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य के बारे में, जिसमें पहला दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा आता है कि मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, और तीसरा आता है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। इसके संदर्भ में संवैधानिक कर्तव्य है मुख्यमंत्री के। अब आता है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि नई व्यवस्था के अनुसार है 5 वर्ष के लिए। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई हैं उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी में से वे अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे, वह गोविंद नारायण सिंह थे। सही कथन दिया गया है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आता है राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है वह सचिवालय। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नास्तियाँ जिसके माध्यम से भेजी जानी चाहिए वह मुख्य सचिव है। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग की गई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की। भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड है वह गोवा राज्य है। अब आता है आपका उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित समेकित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को जो पेंशन है वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। सही कथन दिया गया है कि पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, और दूसरा दिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का अपना उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी दी गई है? 25 है। भारत का 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया था। अब आता है कि जब किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारता के।
क्वेश्चन आता है कि किसी उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने के तलाक होना गैर कानूनी है। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कलकत्ता का। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, बम्बई उच्च न्यायालयों में से किस एक में अधिक या राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? वह बम्बई उच्च न्यायालय है। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय में स्थापित किए गए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आता है मणिपुर। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं जिस यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, जिसमें आता है पहला कि संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय उच्च अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। और दूसरा बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आता है। अब आता है उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक बेंच किसकी हैं? बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक बेंच है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर, इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ है बम्बई और 3 अन्य बेंच आती हैं नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 अन्य बेंच आती हैं कोहिमा, आइजोल, ईटानगर आती हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, लेकिन मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात 3 बेंच ही शेष बची है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक संख्या में 3-3 बेंचें हैं। अब आता है उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता के बारे में, जो कि मूल अधिकारों का संरक्षण करती हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, वह रिट याचिका को कहा जाता है मैंडेमस। अब आता है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कि किसी व्यक्ति या उस संस्था के उत्तरदायित्व का निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे कहते हैं परमादेश। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति अंतर्निहित होती है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में। भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। पहला कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश या मैंडेमस नहीं होगा। कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटी रिट प्रदान करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। फिर आता है राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, वह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राज्यों या संसद विधानमंडलों में चुनाव के संदर्भ में चुनाव याचिका है उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। रिट जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होते हैं वह प्रतिषेध या प्रोहिबिशन होता है। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को, जो कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उसे हस्तांतरित कर दे। एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, वह उत्प्रेषण होता है। न्यायपालिका न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना, न्यायिक कार्य व्यवहार के बारे में अनादर सूचक का भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। और कारण कहता है कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के लिए दंडात्मक अधिकार के दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कथन और कारण सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं है। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि जनहित याचिका जनसहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण कहता है कि जनसहयोगी उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो कि किसी कारण से न्यायालय में पहुंच पाने में असमर्थ है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। और भी कथन कारण दिए गए हैं जिसमें एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। कथन कहता है कि भारतीय नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर ही परमादेश जारी कर सकता है। दोनों एक दूसरे से सही है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष रखा गया था, वह एक प्रकार का कौन सा मुकदमा था? स्वामित्वाधिकार मुकदमा था। सही कथन दिया गया है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। यह आपका सत्य कथन है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2010 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए लोकसभा द्वारा उसे प्रस्ताव पारित होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया, वह न्यायमूर्ति सौमित्र सेन रहे हैं।
अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष में अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना। जिला न्यायाधीश शब्द आया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश सभी व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। अधिकरण न्यायाधीश। कथन और कारण दिया गया है जिसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। कथन कहता है कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और कारण कहता है कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती है और उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। अब आता है कि भारत के संदर्भ में सही है कि विविध परिषदों, बार कौशलों और विधिक से शिक्षाओं और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति होती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। दूसरा कथन आता है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका कथन दूसरा सत्य है, पहला गलत है। अब आता है आपका कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों और मध्यस्थ लयकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय सिविल एवं आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुत्र है, किसका है? वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अब आता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में कि भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से होता है। भारत तो केंद्र राज्य संबंधों पर निर्भर करता है, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विज्ञान पर। फिर आता है कि संघीय राज्य व्यवस्था सम्मिलित है संघ या राज्यों के बीच संबंध में, राज्यों के मध्य संबंध में, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र विकसित होता है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में होता है। अब आता है भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था संसाधनों को केंद्र द्वारा राज्यों में आवंटित किया जाता है। वर्तमान में सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं गाड़गिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण और कर सहभाजन में से संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है, वह गाड़गिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के स्थानांतरण होता है। केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए भाग 11 के अंतर्गत। फिर आता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है और शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, वह अनुच्छेद 245 से 246 होता है। केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित करता है 7वीं अनुसूची को। विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है, वह 7वीं अनुसूची आती है। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार ने दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है संवर्ती सूची में। किसी शिशुओं और अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं, वह केंद्र राज्य दोनों सरकारों को। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां अंतर्सन्निहित हैं संसद में। फिर आता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं होते 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आंतरिक आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी में प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान में निहित है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संवैधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं राष्ट्रीय विकास परिषद या राज्यपाल सम्मेलन में। भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है अनुच्छेद 263 के अनुसार। अब आता है आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण का स्रोत कौन सा है? संवैधानिक है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल निधि 1987 और नदी बोर्ड एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। चंडीगढ़ राज्य ना होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है।
अब आता है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में और भी कथन सत्य दिए गए हैं। पहला कि यह परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा आता है कि यह परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण के मार्ग को प्रशस्तित करती हैं। अब आता है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त का गठन किया गया था 8 अगस्त 1995 को। कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण कहता है कि राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। जिसमें कथन और कारण अपनी जगह सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। अब आता है आपका कि सरकारी आयोग गठित हुआ था संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध क्या है? केंद्र राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों से। अभी कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए और कारण कहता है कि जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। जिसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो भी स्पष्टीकरण भी है। अब आता है स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, वह स्थापना किया गया, समर्थन किया गया सरकारी आयोग ने। जिस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है, वह सरकारी आयोग है। सरकारी आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं, बी शिवरामन और SR सेन आते हैं। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था जनवरी 1988 में। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग आता है। अब आता है कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु है। कारण कहता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है, जो कि एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या है। अब आता है संविधान का अनुच्छेद, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चने ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वह अनुच्छेद 257 के अंतर्गत है। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है संविधान का भाग 12। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत सीधे विदेशी ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति नहीं ले सकते हैं। विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, वो ना ही एकत्रित किया जाता है, वह अनुच्छेद 265 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, वह अनुच्छेद 270 आता है। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर लगाया जाता है, संघ द्वारा लगाया जाता है, उद्गृहित किया जाता है और संघ द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत आय कर, भू राजस्व कर, निगम कर, GST में से वह कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, वह भू राजस्व कर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमें और कार्यवाहियों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 301 में। राज्य सरकार को कृषि आय को समुदेशित करता है भारत का संविधान। अब आते हैं आपात उपबंध में कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 25 जून 1975 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। अब आता है आपका कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के संदर्भ में। अब आता है संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा अनुमोदन होना आवश्यक है घोषणा की तिथि के 1 माह के अंतराल में। भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 के तहत, जिसमें अनुच्छेद 259 शामिल है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त अनन्य मूल अधिकारों से। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से होता है
को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त हो। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। अब आता है आपका कि संघ राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निलंबित किया जाता है। अभिकथन और कारण दिया गया है, जिसमें भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। कारण है कि अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान किया गया है, जिसमें कथन तो सही है लेकिन कारण आपका गलत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356। प्रायः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा आवश्यक परिणाम नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन होता है। इसमें सही सुमेलित दिया गया है, जिसमें 2019 में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या है और राज्य दिए गए हैं। मणिपुर में 10 है, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8 और उड़ीसा में 6 हैं। अब आता है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया है। 351 में पंजाब में, 353 पेप्सिको राज्य में। संविधान के अनुच्छेद 356 में सही संबंधित है कि वह पहला आता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाता है। फिर आते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होती हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। किसने कहा था? KM नाम्बियार के द्वारा कहा गया था। अब आता है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन दिया गया है कि वित्तीय आपात की घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति के पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक की गई है? कभी नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है 3 प्रकार की। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट से। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि होती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब आता है वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है वह अनुच्छेद 280 है। वित्त आयोग के संदर्भ में सही है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में सही है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई और वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रगति में केवल सलाहकार है। सामान्य रूप से भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, जिसमें केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने की होता है। वित्त आयोग के संदर्भ में सही कथन दिया है कि आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं वह केसी नियोगी रहे हैं। अब आता है वित्त आयोग के संदर्भ में और भी अन्य प्रश्न की संघ एवं राज्यों के वित्तीय वितरण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। वित्त आयोग के मुख्य कार्य में आता है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग, केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग के संदर्भ में आता है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच करों के बंटवारे से। भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्रीय करों का विभाजन या सहायतार्थ अनुदान निर्धारण। कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण कहता है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। उसमें कथन सही है, कारण गलत है। अब आता है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें के YB रेड्डी और 15वें के NK सिंह हैं और अभी 16वें के हाल ही में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किया गया है किंतु प्रत्येक में 5वें वर्ष में। अभी कथन कारण दिया गया है। कथन कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और कारण कहता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसके अंतर्गत आपका कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में सही है कि वह एक संवैधानिक संस्था है।
संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं 15। वित्त आयोग के एक चेयरमैन होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वह सर्वोच्च न्यायालय है। अब आता है योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। योजना आयोग का अंत कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। फिर आता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? अरविंद पनगड़िया। संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग है। और वित्त आयोग और योजना आयोग की परस्पर विलय का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? MB माथुर के द्वारा दिया गया था। अब आता है संवैधानिक निकाय नहीं है भाई, योजना आयोग है। इन निकायों में संविधान में उल्लेख नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदों का। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग अब नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष रहा है प्रधानमंत्री के। नीति आयोग के विषय में सही है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया और यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब आता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता के क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों हेतु भी। कारण कहता है कि यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। तो इसमें अपना कथन और कारण दोनों सही है, जिसमें कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब आता है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद में पहला आता है कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है और राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। अब आता है राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में सही कथन है कि यह गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक निकाय है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई है 6 अगस्त 1952 को। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग में से कौन एक संवैधानिक संस्था है? नीति आयोग, जिसमें 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। अब आता है लोकपाल लोया महत्वपूर्ण आयोग के बारे में कि हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा 1966 से 70 के अंतर्गत। अब आता है आपका कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है लोकपाल। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति दी गई थी, उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? मोरारजी देसाई, बाद में के हनुमंतिया। फिर आता है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था 1968 में। वह राज्य जहां पर पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था वह महाराष्ट्र है। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की प्रधारण अवधि कितनी है? 8 वर्ष। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना? उत्तराखंड। कथन और कारण दिए गए हैं कि अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई हो और अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की स्पष्टीकरण वाली व्याख्या नहीं है। अब आता है भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में सही कथन दिया गया है कि भारत सरकार ने 6 समुदायों, जिसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों और जैनों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में सांविधिक दर्जा दिया गया। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है, यह अल्पसंख्यकों के विषय में कहा गया है। अब आता है बोहरा समिति के अध्ययन के बारे में कि बोहरा समिति के अध्ययन ने पाया हुआ है कि राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ 1993 के अध्ययन के लिए यह समिति को बनाया गया था। वह समिति जिसने राजनीतिकों और अपराधियों के गठबंधन की साठगांठ की जांच या रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई थी, वह बोहरा समिति थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजमन्नार आयोग ने।
मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के वे भाग जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1978 के सिद्धांतों का प्रावधान की प्रतिबिंबित करते हैं, वह उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। अब आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद हैं, वह 30 आते हैं। 10 दिसंबर मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। मानवाधिकार की अवधारणा पर पल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लेखित अधिकारों की प्रथम पीढ़ी की मानवाधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार और मानवाधिकारों के रूप में शामिल है या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार को समझा जाता है। अब आता है कि स्वतंत्रता तथा समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार में से वह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में नहीं है वह निजता का अधिकार आता है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की जिस पीढ़ी के अंतर्गत आता है वह दूसरी पीढ़ी है। फिर आता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करने को कहा गया है, जिसमें पहला कथन दिया गया है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानवाधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा आता है कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों में वापस लेने तथा सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा आता है कि शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहरों की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं करता है। तो उपयुक्त में से सही कथन है, इसमें से आपका दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, पहला कथन आपका गलत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 123 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रवृत्त हुआ था 28 सितंबर 1993 को। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्यों में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन इसके संदर्भ में आता है। अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता आता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन दिया गया है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। इसकी शक्तियां केवल ही सिफारसी प्रकृति की हैं और आयोग में एक सदस्य के रूप में एक महिला नियुक्त करना आवश्यक होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है धारा 2 के क्लॉज 1 के एम के सब क्लॉज के अंतर्गत। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में शामिल नहीं है राज्य के सशस्त्र बल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष। अब इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। कारण कहता है कि वयुक्त आयुक्तों के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर हो, जो भी पहले हो धारित करता है, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अब आता है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि का पद ग्रहण तारीख होती है 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी और राज्यपाल में से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाले समिति में शामिल नहीं है, वह राज्यपाल आता है। फिर आता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति शामिल है विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश जिसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के समक्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना। फिर आता है कि राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार आयोग के संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग राज्य द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी को समझा जाता है लोक सेवक। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 या धारा 228 में वर्णित अपराधों के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग समझा जाता है एक सिविल न्यायालय।
फिर आता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी को प्राप्ति पर होता है केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट मांग सकता है। मानवाधिकार न्यायालय में मामले के संचालन और प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट करता है जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहता है। वह 7 वर्ष होता है। संवैधानिक संस्था नहीं है एक मानवाधिकार आयोग की। संवैधानिक अधिकार है एक राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत आता है। फिर आता है आपका ये सही सुमेलित किया गया है। अंतर्राज्य परिषद 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? MC सेतलवान। फिर आता है संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन है कि इसकी रिपोर्ट की अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस MN वेंकटचलैया ने की हुई थी। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था वह MA वेंकटचलैया है। स्वर्ण सह समिति जिस पर प्रश्न किया गया वह थी मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता का होना। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों से अक्षुण्ण विवाद को सूत्रपात किया गया है को गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। मंडल आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति इस राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार करने का कारण नहीं है, धार्मिक कारण। फिर आता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर की गई है संतानम समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कोई नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है वर्ष 2005 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में इसकी स्थापना की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। फिर आता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक संयुक्त लोक सेवा आयोग को बनाया गया है। वह संबंधित राज्य के प्रतिनिवेदन पर संसद द्वारा होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है जिसमें यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तो संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग नियुक्त करती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग में राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं लिया गया है सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग में सौंपा जाता है भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग में कोई लेना देना नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग एक है संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। फिर आता है आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल के समक्ष। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। इस पदाधिकारी को हटाने पर संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, वह अध्यक्ष होता है संघ लोक सेवा आयोग का। भारत के संविधान संदर्भ में नौकरशाही का उपयुक्त चरित्र चित्रण है लोक नीति की कार्यान्वित करने का अधिकार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? रोज मैथ्यू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया सकता है उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 का क्लॉज 3 है। संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है वह अनुच्छेद 310 आता है। फिर आता है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होता समिति का गठन किया गया है 2004 में। भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है वह 21 अप्रैल को। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक को और भी कवर किया जाएगा जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।